देखते हैं पहली सलीबी जंग जो है वो कब लड़ी गई और उसके क्या जो है वो इम्पैक्ट्स रहे। अब सबसे पहले अगर पहली सलीबी जंग देखें तो 1096 से लेके 1099 तक, यानी 3 साल तकरीबन ये जो है वो 1096 से लेके 1099 तक जो है ये जंगें लड़ी गई। पहली जंग लड़ी गई 3 साल। और इस 3 साल में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर कंडीशन देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की, कि इस्लामी दुनिया जो है, अगर उसकी बात करते हैं कि इस्लामी दुनिया जो है उसकी हालत क्या थी, तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि इस्लामी दुनिया जो है वो तकसीम की हुई थी उस टाइम के ऊपर। गो के कहने के लिए तो अब्बासी खिलाफत थी कि बनु अब्बास चल रहा था कि 500 साल की उनकी हुकूमत थी, लेकिन जब मैंने आपको अब्बासी खिलाफत की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब्बासी खिलाफत जो है वो सिर्फ पहले 100 साल तक जो है वो अब्बासी खिलाफत एक्चुअल में अब्बासी खिलाफत थी। उसके बाद सिर्फ अब्बासियों का नाम जो है वो चलता रहा, एक्चुअली में जो है वो हुकूमतें तकसीम हुई रही, छोटी छोटी डायनेस्टीज बनी हुई थी। सिर्फ वो डायनेस्टीज इनको खुश करने के लिए टैक्स देती और जो है इनके नाम का खुतबा पढ़ती, तो ये खुश थे उसी के अंदर। आप यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको एक साइड पे दिखाई देगा कि फातमीड है, ठीक है जी, जिनके ऊपर मैं लास्ट टाइम वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। फातमीड एम्पायर है जो कि शिया इस्माइली एम्पायर थी। यहाँ पे आप देखिए तो मराकिश के अंदर जो मुसलमान थे उनकी एम्पायर थी, और यहाँ पे उमैया की डायनेस्टी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, उसकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो है वो सल्जोक थे। अब देखिए एक्चुअली में ये अब्बासी डायनेस्टी के अंदर ही सल्जोक मौजूद हैं, और सल्जोक में भी जो है उनके भी आगे जो है वो ख़ानदान डिवाइड किए हुए हैं। सिर्फ एक सल्जोक जो को फैमिली है उसकी को हुकूमत यहाँ पे नहीं, बल्कि वो भी तकसीम है। तो मुसलमान आपस में तकसीम किए हुए हैं, और ये यहाँ पे फ़लस्तीन है, ये इस जगह पे सेंटर में। तो मुसलमान जब तकसीम किए हुए हैं तो उसका मतलब जो है इनके लिए फुल जो है वो एक चांस है यहाँ पे आने का। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुसलमान तकसीम क्यों है? मुसलमान एक तो तकसीम इस वजह से है क्योंकि वो उनकी अपनी गलतियां हैं हुकूमत की वजह से, लेकिन दूसरा जो तकसीम है मुसलमान, वो चर्च की एक पॉलिसी की वजह से तकसीम है। यानी जो चर्च है, जो ईसाइयत है, उन्होंने एक पॉलिसी के तहत मुसलमानों को जो है वो कमज़ोर किया, और डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाया, आपस में लड़वा के इनको जो है वो तकसीम किया। तो ये तकसीम, इसका एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो यही रहा कि मुसलमानों को जो है वो इन्होंने लड़वाया। तो यहाँ पर आप देखिए अब्बासी खिलाफत इराक के अंदर, सल्जोक जो है वो सीरिया के अंदर, शाम के अंदर उनकी हुकूमत, और इजिप्ट के अंदर और पैलेस्टाइन के अंदर जो है फातमी हुकूमत थी उस टाइम पे। और जो यूरोपियंस थे फर्स्ट क्रूसेड के अंदर, हर क्रूसेड के अंदर ही खैर वो यूनाइटेड थे कि यूरोपियन सारे के सारे यूनाइटेड, लेकिन उसका जो मुकाबला था यूरोपियंस का वो डिवाइडेड मुस्लिम से था, ठीक है। यानी कि यूरोपियंस जो है वो तो एक जगह पे इकट्ठे हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो तकसीम किए हुए हैं। तो मुसलमान तकसीम है। अब आप देख लें कि एक साइड पे जो है वो इतना बड़ा ग्रुप है कि पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो छोटे छोटे सारे के सारे तकसीम किए हुए हैं, और उनकी पूरी की पूरी आर्मी, इवन आर्मी नहीं कि हर कोई जो है वो उसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट ऐसी है। और वो जो पिसे हुए लोग, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सरमायादारी निज़ाम जो है वो चल रहा था। अब जो सरमायादारी और ये लैंड लॉर्ड सिस्टम था, कैपिटलिज्म और लैंड लॉर्ड का सिस्टम था, ठीक है, जमींदारी निज़ाम, तो उसके नतीजे के तौर पर जो पिसे हुए लोग थे वो भी जो है, जो मुलाजिम थे, जो किसी भी तरह से थे, उन्हें ये लगता था कि वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जंगें होती हैं तो ऑब्वियसली जंगों में जो है वो क्या होगा, फायदा तो होगा, माले गनीमत मिलेगा, लूट मार होगी वहां पे। तो वो सारे चोर, डाकू, लुटेरे भी जो थे वो भी ईसाइयों की वॉर के अंदर जो है शामिल हो चुके थे ईसाइयत के नाम के ऊपर, और एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो बिल्ड हुई भी थी। और उसके नतीजे के तौर पे जो है, और सामने मुसलमानों की एक छोटी सी आर्मी, ठीक है, क्योंकि किसी एक मुसलमान डायनेस्टी के साथ उनका मुकाबला होना था, और जो मुसलमान थे वो आपस में तकसीम थे, और वो ये चाहते थे कि ये आए और ये जो साथ वाले हैं ये एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब वो यहाँ पे सेंटर में आके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये साइडों पे यहाँ पे सुकून से हुकूमत करेंगे, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इनका आइडिया था। गो कि ये भूल चुके थे कि ये मुसलमान हैं, ठीक है, और ये जो आने वाले हैं वो कौन है, वो ईसाई हैं, और वो किस पर्पज से आ रहे हैं। तो इसलिए माना जाता है कि बहुत से ऐसे यहाँ पे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने खुद तोहफे तहाइफ दे के जो है इन्हें यहाँ पे वेलकम किया। इतनी जो है वो शर्मिंदगी, इतना जो है वो इस तरह के मुसलमानों ने जो है वो पहली सलीबी जंग का आगाज किया। किस तरह जंग तो हुई नहीं, क्योंकि वो तो सीधा उन्होंने मुंह उठाया और आगे देखिए 13 लाख की फौज वो लेके आए थे। अब 13 लाख की फौज वो कैसे लेके आए, क्योंकि सारे का सारा यूरोप उठा के लेके आ गए थे इस नाम के ऊपर कि भाई जो है वो, और इनका हीरो कौन था, पीटर द हेरमिट जिसे कहा गया, या पीटर जो है बहुत ज्यादा फेमस जो है वो इनका लीडर था, चर्च का बड़ा पॉप, ये खुद इनको हेड कर रहा था, और हर मौके के ऊपर जो है ये इनको सलीब दिखाता, इनको बताता कि भाई तुम्हारा मकसद क्या है, तुम ईसाइयत के लिए लड़ रहे हो, यसू मसीह के लिए लड़ रहे हो, और इस तरह से मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, उनको मारना सवाब है। इस तरह यानी उनके मजहब के ऊपर जो है उनको जो है वो प्रीचिंग्स दे दे के, उनको उभार के और ज़्यादा उनको गुस्सा दिला के, तो इस तरह से लोगों को यहाँ पे लाया गया। तो ये हालात थे मुसलमानों के।
अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन और स्पाई सिस्टम जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी सलीबी जंगें जो हैं उनका बैकग्राउंड भी यही रहा और सलीबी जंगें जितने टाइम तक चलती रहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट रहे कि इनकी पॉलिसी क्या थी चर्च की, कि चर्च ने क्या किया। आप जानते हैं कि ईसाई जो हैं वो हर एक को जो है वो समझते हैं जायज़ है हर हरबा जंग के अंदर इस्तेमाल करना। वो ये जानते थे कि मुसलमानों को सिर्फ मैदान जंग के अंदर शिकस्त देना ये उनके लिए मुमकिन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो औरतें थीं, जो लड़कियां थीं, जो इंतहाई खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थीं, उन लड़कियों को वो बचपन से ट्रेन किया करते थे और ट्रेन करके उन्हें मुसलमान हुक्मरानों के पास भेजते, मुसलमानों के महल्लात के अंदर भेजते और वो लड़कियां वहां पे जासूसी का काम करती, उनसे शादियां करती, मुसलमान बन के, ठीक है, नकली मुसलमान बन के जासूसी करती और वहां पे आपस में उनको लड़वाती, उनको तकसीम करती और इस तरह से जो है बहुत लंबा सिलसिला यानी यहाँ पे चला कि किस तरह से इन्होंने जो है वो औरतों को इस्तेमाल किया और औरतों को इस्तेमाल करके उन्होंने जो है मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़वा दिया। ठीक है, अब जाहिर बात है अरब थे, अरब एक जो कमज़ोर हुक्मरान हैं अरब के, तो आपको पता है वो तो फिर औरतें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत और वो भी खास करके सलीबी औरतें, तो उन्होंने तो फिर उन्हें वेलकम भी किया। ये नहीं कि वो जानते थे कि ये सलीबी हैं, क्योंकि इनको लॉन्च ऐसे तरीके से किया जाता था किसी की बेटी बना के, किसी की बहन बना के, इस तरह से कि कोई शक नहीं कर सकता था कि ये कोई जो है वो सलीबियों किसी मकसद के तहत आई और उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। इस वजह से औरतों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दूसरा स्पाई सिस्टम इनका जो था, इतना स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम, एक तो औरतें जासूसी करती और वो सारी की सारी जो है वो खबरें लीक करती और ये जो जासूसी का निज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आप भी जैसे समझिए कि जो जासूसी का निज़ाम है ये क्यों अहम है, उस ज़माने में भी बहुत अहम था और आज भी बहुत अहम है। देखिए आज अगर किसी मुल्क की कोई एजेंसी जो है, पाकिस्तान की बात करते हैं जैसे ISI है या FIA, कोई भी जो एजेंसी है, ठीक है, जो काम कर रही है स्पाइस का, अगर वो ठीक से काम कर रही है तो आपके मुल्क को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि आपके मुल्क के लिए जब भी कहीं पर भी कोई जो है वो काम हो रहा होगा तो आपको इत्तला मिलेगी, पहले होने से पहले मिल जाएगी और आप उसको काउंटर कर सकेंगे। लेकिन अगर वो सोई हुई हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रही, तो आपका मुल्क कभी बच नहीं सकता। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि ये जो स्पाई सिस्टम थे, खास करके जो चर्च ने जो है वो ट्रेन किए हुए थे, ये हर महल के अंदर मौजूद थे, हर बादशाह के पास मौजूद थे, हर जगह मौजूद थे, हर जगह जो है इनकी ये रिपोर्टिंग थी और ये बताते थे कि भाई मुसलमानों की किसी भी मूव से पहले, उनकी जंग से पहले, उनके डिसीजन से पहले, वो कोई भी फैसला कर रहे हैं उन फैसलों को तोड़वाते थे, क्योंकि जब उन तक ये पहुंचता कि भाई ये 2 मुसलमान स्टेट्स जो है वो आपस में मुआहदा करने लगी हैं दोस्ती का, इसका मतलब अब इनका मकसद क्या था कि भाई ये खबर यहाँ पे लड़कियों को पहुंचाई जाए और उनको जो है मुतनफ़र किया जाए कि भाई इनके साथ दोस्ती नहीं करनी, ये तो खतरा है, आपकी ईगो हर्ट होगी, ये वो, इस तरह की बातें करके तो उनको यहाँ पे फिर तकसीम किया जाता। ठीक है, इस तरह एक बहुत बड़ा सिलसिला था जिस तरह इन्होंने ये स्पाई सिस्टम को और वुमेन्स को इस्तेमाल किया पूरी की पूरी क्रूसेड्स के अंदर और एक पूरा ग्राउंड बनाया कि अगर फर्स्ट क्रूसेड में ये 13 लाख लोग लेके आ गए यहाँ पे, उन्हें किसी ने रोका नहीं, तो क्यों नहीं रोका, मुसलमान तकसीम क्यों हुए, क्योंकि उसके पीछे ये इनका सिस्टम मौजूद था। इसके अलावा अब जैसे मैं कह चुका हूं कि इन्होंने कैसे काम किया, तो इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है जी फिर क्या हुआ कि इन्होंने वॉर की प्रिपरेशंस की, क्योंकि वहाँ पे ऐलान जंग हो चुका था कि भाई मुसलमान जो हैं वो आपके किबला अव्वल के ऊपर बैठे हुए हैं। जब इन्होंने देखा कि अब मुसलमान आपस में तकसीम है, अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, तो जब रुकावट कोई नहीं तो इसका मतलब क्या है कि अब इन्होंने कहा कि अब हमने जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर ही जो है वहाँ जाके अब रुकना है। तो इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया और पॉप अर्बन II जो है ये उस टाइम पे लीडर था, तो इसने क्या किया जी, हेड का पॉप था चर्च का, इसने 1095 के अंदर अनाउंसमेंट की, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जो है हर साइड पे खुद घूमा और वहां पे घूम घूम के लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जाके उनको बताया चर्च के अंदर कि भाई क्यों ये जंग जरूरी है और जो शामिल होगा इसके अंदर उसको क्या फायदा होगा, किस तरह से वो जन्नत में जाएगा। इस तरह की बातें जो हैं वो की गई। तो इसके जो 2 पर्पस थे, फर्स्ट क्रूसेड हुई, पहली सलीबी जंग, इसके 2 मकासद थे। पहला मकसद क्या था कि उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रिस्क था इनके लिए वो था सल्जूक एम्पायर का। ठीक है, अब ये जो तुर्क सल्जूक थे ये सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि एक साइड पर अगर हम बात करते हैं यूरोप है तो दूसरी साइड पे यूरोप के साथ ही तुर्की है। ठीक है, अब तुर्की के अंदर जो है वो इनका होल्ड है और यहाँ पे, और इवन पूरे तुर्की के अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं था, बल्कि तुर्की के अंदर उस टाइम पे बैजेंटाइन एम्पायर थी, तो तुर्की और उसका थोड़ा सा हिस्सा और जो शाम और बाकी जो हिस्सा था, यहाँ पे आप यहाँ पे मैप के अंदर देखें अगर, तो ये एरिया जो है यहाँ पे ये है तुर्की, अब आज का मॉडर्न तुर्की। यहाँ पे जो है वो कैथोलिक चर्च वाले बैठे हुए हैं, रोम वाले, और यहाँ पे ईस्टर्न बैजेंटाइन एम्पायर है। तो ये जो ईस्टर्न बैजेंटाइन एम्पायर है इसको जो सबसे बड़ा खतरा था वो यहाँ पे जो सल्जूक एम्पायर थी उससे था। इसका मतलब एक तो इस सल्जूक एम्पायर के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना था ताकि जो बैजेंटाइन एम्पायर है, ये जो बैजेंटेनियम है, इसको गिरने से रोका जाए या इसको मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक मकसद ये था, और दूसरा मकसद क्या था, फ़लस्तीन को हासिल करना, यानी जेरूशलम को या अपने उनका जो अकीदा था, अपने किबले को उन्होंने हासिल करना था। ये 2 मकासद इसके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थे इस पहले के। ठीक है,
अब उसके लिए जिसने कहा कि 13 लाख की आर्मी जो है उन्होंने वहां से ट्रेन की। अब 13 लाख की आर्मी थी, उसमें आर्मी तो बहुत कम थी, 5-6 लाख की आर्मी थी, लेकिन जो बाकी थे वो लोग थे, वो डाकू थे, वो लुटेरे थे, या वो पिसे हुए लोग थे जिन्हें कोई फायदा नजर आया जंगों के अंदर और मजहब के नाम के ऊपर, वो भी इन जंगों में जो है वो शामिल हो गए। अब क्योंकि वो ट्रेन तो थे नहीं, तो अब वो जब आए तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि वो 13 की 13 लाख यहां पहुंचे, बल्कि वो खुद जो है इतनी बीमारी का शिकार हुए, क्योंकि अब जाहिर बात है उस जमाने के जो ट्रेवल थे और 13 लाख लोगों को लेके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना ये कोई आसान काम नहीं, और ऊपर से जो है उनमें से ट्रेन भी आधे से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहीं पे बीमारियां लगी, वहीं पे वबा फूटी, आधे से ज़्यादा मरे, वहीं पे खुद लड़े, क्योंकि एक लंबा सफ़र था, तो वहाँ पे खुद ही लड़ लड़ के आधे जो है वहीं पे कम हो गए रास्ते के अंदर। यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन फिर भी एक बड़ी आर्मी जो है ये यहाँ पे अरब के अंदर जो है वो लाने में कामयाब हो गए, और इन्होंने यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी और मजहबी जोश भी था कि मजहब के नाम के ऊपर लड़ रहे थे, और इन्होंने मुसलमानों को जो है वो शिकस्त देनी थी, और मुसलमानों को कत्ल करना जो है वो इनके मजहब के अंदर सवाब है, जायज़ था उस टाइम पर भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया जी, जोश और जज्बे के साथ आए, ठीक है, और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि इन्होंने 4 स्टेट्स बना दी। इन 3 सालों के अंदर ये जो सलीबी जंगें थीं, इन सलीबी जंगों में 4 जो हैं वो छोटी छोटी स्टेट्स बना के ये वापस लौटे। यानी इतना वापस क्या लौटे कि यहाँ पे इन्होंने हुकूमतें बना ली। फिर यहाँ पे उसमें सबसे पहले काउंटी ऑफ एडिसा है, ठीक है, ये 1097 के अंदर इन्होंने बनाई, तुर्की के अंदर। यहाँ पे आप अगर देखें तो जो आज का मॉडर्न तुर्की है, ये यहाँ पे आप मैप के अंदर देखें तो ये जो है वो काउंटी ऑफ एडिसा है। जो मॉडर्न तुर्की आपको नजर आ रहा है और जो थोड़ा शाम का एरिया है, तो ये एरिया और आर्मीनिया का जो एरिया यहाँ पे है थोड़ा सा, ये जो एरियाज हैं इसको इन्होंने किंगडम बनाया, क्योंकि जब वहां से निकले और यहाँ पे सल्जोकों को जब इन्होंने शिकस्त दी और यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक एरिया अपने कब्जे में किया, ये पहला एरिया था। उसके बाद दूसरी प्रिंसिपैलिटी बनाई, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एनीटॉच जो है ये बनाई, ये दूसरी थी साहिल के किनारे पे, क्योंकि इन्होंने साहिल के किनारे किनारे जहाँ पे पहुंचना था, जेरूशलम या बैतुल मकदस पहुंचना था, ये जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बैतुल मकदस इन्होंने पहुंचना था। तो इसका मतलब ये जो एरिया था साहिल के किनारे पे, यही इनका मेन टारगेट था। यहाँ पे तो मुसलमानों के गढ़ थे, यहाँ पे तो खुद दाखिल भी नहीं हो सकते थे, सिवाय जासूस और लड़कियां घुसाई हुई थी इन्होंने। और तीसरा जो है यहाँ पे इन्होंने एक बनाया, ठीक है जी, एक काउंटी ऑफ ट्राइपोली जो है ये बनाया। तो ये जो 3 थे, और यहाँ पे जो है वो चौथा, पे इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है किंगडम स्टैब्लिश किया, ठीक है जी, किंगडम ऑफ जेरूशलम का, किसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये 3 इलाके जो है इन्होंने अपने कब्जे में किए, और यहाँ पे आके फिर इन्होंने यहाँ पे आके अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया। ये पहली क्रूसेड के बाद, यानी इसका मतलब बहुत बड़ी जो है एक बिग अचीवमेंट इन्होंने हासिल की इस फर्स्ट क्रूसेड में। और ये जो इतनी ताकत और एनर्जी लगी, तो खास करके कहा यह जाता है कि भाई इन्होंने 13 लाख लोगों को कुर्बानी दी, या 13 लाख न भी कहें तो उसमें से 7-8 लाख तो जो है वो इस जंग के अंदर मारे गए। तो 7-8 लाख लोगों की जो है वो कुर्बानियों के बाद उन्होंने जो है यहाँ पे एक तो जेरूशलम के अंदर इनका कब्जा हुआ, जो कि मैंने आपको कहा कि हजरत उमर के ज़माने में हासिल किया गया था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 3 जो है वो छोटी छोटी काउंटीज, जो छोटे छोटे ममालिक बना दिए, छोटी रियासतें ये बन गई, ठीक है। और ये रियासतें जो हैं फिर उसके बाद जब एट दी एंड 12वीं सदी के अख्तिताम पे जो है वो ममलूक्स ने जो है इनको आके फिर कंप्लीटली ख़त्म किया, कि उससे पहले सुल्तान अयूबी ने यहाँ पे जेरूशलम यानी फ़लस्तीन को तो हासिल किया, ठीक है, लेकिन ये इलाके फिर भी किसी न किसी तरह मौजूद थे। अब यहाँ पे जो है तो ये रियासतें इन्होंने हासिल की इसके अंदर, लेकिन जो मेन टारगेट था जेरूशलम था, वहाँ पे पहुंचे। तो जब जेरूशलम पहुंचे तो इनकी आर्मी रह गई सिर्फ 20,000 की। अब आप अंदाज़ा करें, कोई नहीं, अब अगर हम इस फैक्ट एंड फिगर को मान भी लें कि ठीक है भाई ये इतना ज़्यादा को मुनासिब नहीं, तो फिर भी तकरीबन 1-2 लाख की आर्मी होगी। इसका मतलब जो 13 लाख की आर्मी आई थी, वो जब 3 सालों के बाद यहाँ पे पहुंची बैतुल मकदस के अंदर, आपस में लड़ भड़ के, बीमारियों से लड़ के, कि उस ज़माने का जो ट्रैवल था उससे गुजर के, ठीक है, और ख़ास करके चोर डाकू भी जो शामिल थे, वो तो ये सोच रहे थे कि फ़ौरन से ही हमें मिल जाएगा, तो आपस में लूट मार उनकी होती रही। तो उसके नतीजे के तौर पर सिर्फ 20,000 लोग जो हैं ये यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। और इस तरह से 1099 से लेके 1291 तक जो है इन्होंने यहाँ पे किंगडम ऑफ जेरूशलम बनाए रखा। गो के बीच में जैसे मैंने कहा कि बैतुल मकदस का शहर जो है या बाकी कुछ शहर वो फतह कर लिए गए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है वो फतह कर लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी तरह से इनकी हुकूमत वो ख़त्म नहीं हुई थी 1291 तक, ठीक है। और एक बहुत ही हैवी लॉस जो है वो हुआ, बहुत नुकसान हुआ क्रूसेड आर्मी को, लेकिन एक्चुअली में जो मकसद था उनका वो उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए। और 10 जुलाई 1099 को जो है वो जेरूशलम जो है वो फॉल ऑफ जेरूशलम माना जाता है, यानी कि जेरूशलम या बैतुल मकदस जो है उसको फतह कर लिया गया ईसाइयों की तरफ से। यानी ईसाइयों ने जो है वो हज़रत उमर के बाद दोबारा से जो है वो 1099 के अंदर जो है वो जेरूशलम को फतह कर लिया, ठीक है जी। और इस तरह से पहली जो क्रूसेड थी उसमें एक शानदार किस्म की कामयाबी जो है वो ईसाइयों को मिली यहाँ पे। गो कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी